चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स कवर किए थे हमने। नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे हम। नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फिर इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये सारी बातें हो रही थी लास्ट लेक्चर में। तो जो चीज़ें याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, ये स्क्वायर्स 25 तक के स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए आपको। 25 तक के स्क्वायर्स एटलीस्ट याद होने चाहिए। क्यूब याद ना भी हो चलेगा, स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 24 का स्क्वायर 5 576। 23 का स्क्वायर 5 529। 529 नहीं, इसमें नहीं है। 22 का स्क्वायर 484। 21 का स्क्वायर 441। 20 का स्क्वायर 400। 19 का स्क्वायर 361। 18 का स्क्वायर 324। 17 का स्क्वायर 289। 16 का स्क्वायर 256। 15 का स्क्वायर 225। 14 का स्क्वायर 196। 13 का स्क्वायर 169। 12 का स्क्वायर 144। 11 का स्क्वायर 121। 10 का स्क्वायर 100। 9 का स्क्वायर 81। 64। फिर 49, 36, 25। तो ये याद होने चाहिए बेटा स्क्वायर्स। बाकी स्क्वायर रूट्स, रूट 2 रूट 3 की अप्रॉक्स वैल्यू याद होनी चाहिए। रूट 2 की अप्रॉक्स वैल्यू इज रूट ऑफ 2 इज 1.414 अप्रोक्सीमेटली, एंड रूट 3 इज अप्रोक्सीमेटली 1.732। ठीक है, आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर से। तो जो कॉमन मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स में, उससे शुरू करेंगे। तो मुझे जरा बताइए, जरा देखें आप में ये कंसेप्ट कितना क्लियर है अभी तक की 8, 9, 10 की क्लास में जो आपने पढ़ाई की है। तो उसका देखें जरा कि कितना कंसेप्ट ये आता है आपको, ये वाला कंसेप्ट। तो रूट ऑफ 9, ठीक है, ये नंबर लिखा मैंने आपके सामने, रूट ऑफ 9। तो दिस कैन बी रिटन इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन इक्वल टू, तो मैं दो चीजें लिखने जा रहा हूं आपके सामने, बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। रूट 9 कैन बी रिटन इक्वल टू +-3, या रूट 9 इज इक्वल टू +3। समझ रहे हैं क्या पूछ रहा हूं? क्या ये दोनों इक्वेशन सही है, या एक इक्वेशन ज्यादा सही है दूसरी इक्वेशन से, या एक इक्वेशन गलत है और दूसरी इक्वेशन सही है? कौन सी इक्वेशन क्या है? रूट 9 इज इक्वल टू +-3, या रूट 9 इज इक्वल टू +3? हाँ, या फिर मैं एक और इक्वेशन लिख दूं कि रूट 9 इज इक्वल टू -3। तो इन तीन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी गलत है? हाँ, तीनों सही है, तीनों सही है। हाँ, तीनों सही है क्या बेटा? रूट 9 +-3 भी लिखा जा सकता है, रूट 9 को +3 भी लिखा जा सकता है, और रूट 9 को -3 भी लिखा जा सकता है। कितनों को लग रहा है बेटा ये तीनों इक्वेशन सही है? हाथ उठाइए। कितनों को लग रहा है तीनों इक्वेशन सही है? अच्छा, कितनों को लग रहा है इन तीनों में से एक इक्वेशन सही है? कौन सी? हाँ, सेकेंड, फर्स्ट वाली गलत है या पार्शियली सही है? गलत है।
कंप्लीटली गलत है या कंप्लीटली सही है? अच्छा, अब मैं कुछ और लिखने जा रहा हूं। अगला मैं लिखने जा रहा हूं एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 9। ठीक है, यहां तक, विच इज इक्वल टू +-3। या फिर x इज इक्वल टू ओनली +3। ये ओरिजिनल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो उसमें से x को मैं 3 बोल सकता हूं या x को +-3 बोल सकता हूं। इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? हाँ, ये वाली करेक्ट है, डबल करेक्ट है, ये वाली, ये भी करेक्ट है लेकिन पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि x +3 होगा, हो सकता है, बट x -3 भी हो सकता है। तो ऊपर वाले में क्या दिक्कत है? तो ये इक्वेशंस में, इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 जब मैं बोल रहा हूं बेटा, तो x को मैं +-3 भी बोल सकता हूं, x +3 भी बोल सकता हूं और x -3 भी बोल सकता हूं। एक तरीके से मैं यहां बोल सकता हूं कि x दो वैल्यूज एक्वायर कर सकता है, +3 भी एक्वायर कर सकता है, और तो ऊपर वाले में क्या दिक्कत है? हाँ, हाँ, ऊपर वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, यहां वेरिएबल इन्वॉल्व है। जरा समझिए बेटा इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी बार बार हमें डील करना पड़ता है वेरिएबल और कांस्टेंट से, मैथ्स में तो बहुत ज्यादा। एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है, एक्स कोई वैल्यू एक्वायर कर सकता है और वो एक से ज्यादा वैल्यूज भी एक्वायर कर सकता है, वो एक से ज्यादा वैल्यूज भी एक्वायर कर सकता है। यही मतलब होता है वेरिएबल का। जब हम ये बोलते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल का मतलब होता है विच कैन एक्वायर मोर देन वन वैल्यूज, वन और मोर देन वन वैल्यूज। तो वेरिएबल कैन एक्वायर more than one values। वेरिएबल कैन एक्वायर मोर देन वन वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यूज एक्वायर कर सकता है वेरिएबल। इस वाली इक्वेशन में जब मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 बोल रहा हूं, तो एक्स एक वेरिएबल है बेटा, तो एक्स क्या क्या वैल्यू एक्वायर कर सकता है सच दैट उसका स्क्वायर 9 निकल के आए। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो एक्स दो वैल्यूज एक्वायर कर सकता है। लेकिन जब मैं केवल √9 लिख रहा हूं, जब मैं केवल √9 लिख रहा हूं, तो वहां कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तब वहां कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। 9 इज नॉट अ वेरिएबल, 9 इज अ कांस्टेंट, एक नंबर है, फिक्स नंबर है। रूट ऑफ अ नंबर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन नॉट गिव नेगेटिव वैल्यू। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो रियल नंबर के लिए डिफाइंड ही नहीं है। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और रूट जो आउटपुट देगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो बेटा यहां थोड़ा सा अपनी नॉलेज को करेक्ट करेंगे। √9, केवल √9 जब लिखा मैंने,
तो +-3 लिखना सही नहीं है। √9 को मैं केवल और केवल +3 लिख सकता हूं, -3 भी नहीं लिख सकता। ये समझ रहे हैं? ये समझे बेटा? तो यहीं से पहला आपका पाला पड़ेगा एक स्पेशल फंक्शन से। ये है x² का मतलब x को x से मल्टीप्लाई करना। ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, x को h से मल्टीप्लाई करना। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। x² x को x से मल्टीप्लाई करना एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। x को खुद अपने से 3 बार मल्टीप्लाई करना वो एक क्यूबिक फंक्शन हो जाएगा, x³ फंक्शन हम पढ़ेंगे सेट्स में, जब आएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम फंक्शन का। यहां पर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x वेरिएबल है, ये फंक्शन उस पर ऑपरेट कर रहा है। अलग अलग x के लिए वो अलग अलग आउटपुट देगा। x उस फंक्शन का इनपुट है बेटा, और ये उस फंक्शन का आउटपुट है। जब हम लिखेंगे y = x², ऐसे लिखा है बेटा कभी आपने y और x को यूज करते हुए? इसमें x and y आर वेरिएबल्स। x इज इनपुट ऑफ द फंक्शन, y इज आउटपुट ऑफ द फंक्शन। ऑफ विच फंक्शन? नाम क्या उस फंक्शन का? क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब जैसे मैंने लिखा y = 5x, लिख सकता हूं बेटा ऐसे, x इज इनपुट ऑफ द फंक्शन, y इज आउटपुट ऑफ द फंक्शन। विच फंक्शन? ये लीनियर फंक्शन है। अगर मैंने लिखा y = 3x³, ये भी एक फंक्शन है। x उसका क्या है? इनपुट। y क्या है उसका? आउटपुट। फंक्शन का नाम है क्यूबिक फंक्शन। ऐसे x की पावर में कोई नेचुरल नंबर हो तो हम उनको पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। सबको एक साथ, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ax⁴n + bx⁴n - 1 + cx⁴n - 2 and so on। y = समझे क्या? नाउ ऐसे ही फंक्शन है y = √x। y = √x, ये भी एक फंक्शन है। बिल्कुल है, ये भी एक फंक्शन है। ये भी कुछ ऑपरेशन कर रहा है इनपुट पे, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा है बेटा इनपुट पे। तो रूट फंक्शन जो है वो जब वेरिएबल पे ऑपरेट करता है तब वो कैसा आउटपुट दे सकता है? अगर ये रूट का इनपुट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पहली बात। रूट का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता। रूट फंक्शन का इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर मैं यहां 4 इनपुट करूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? आउटपुट +-2 नहीं मिलेगा, आउटपुट केवल +2 मिलेगा, -2 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रूट के अंदर x² है, रूट के अंदर x² है। अब स्क्वायर क्या करता है? स्क्वायर नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है। स्क्वायर फंक्शन क्या करता है बेटा? नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है। अब ये दो फंक्शन हो गए यहां, एक रूट फंक्शन है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है। क्या यहां मैं नेगेटिव नंबर इनपुट कर सकता हूं? कर सकता हूं। x की जगह मैं -2 डाल दूं, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
+4, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? +4 हो जाएगा। और +4 का रूट क्या होगा? +2। +4 का रूट क्या होगा? +2। तो यहां एक बड़ा ही स्पेशल फंक्शन, हम पहली बार उसको देखेंगे बट बाद में डिटेल में बात करेंगे आगे जाके। इन दोनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन को एक साथ बोला जाता है मॉड फंक्शन। इन दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन को एक साथ मॉड फंक्शन बोलते हैं बेटा। स्क्वायर और रूट फंक्शन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? मॉड फंक्शन। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड क्या करेगा? अगर आप x को नेगेटिव भी इनपुट करेंगे तब भी वो उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इनपुट करेंगे तो पॉजिटिव ही रहने देगा। समझ रहे हैं? तो पहली बार आपका पाला पड़ेगा मॉड फंक्शन से। मॉड फंक्शन से तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बेटा? मॉड एक्स। इससे पहले देखे कभी ये दो खड़े डंडे देखे हैं क्या 8, 9, 10 क्लास में? कभी कभी नहीं देखिए दो खड़े डंडे? दो डंडों के बीच में वेरिएबल मॉड ऑफ एक्स। तो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है बेटा मॉड? मॉड क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है? वो पॉजिटिव आउटपुट देता है। नेगेटिव इनपुट हो तो भी सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव आउटपुट देगा। पॉजिटिव है तो नंबर एज इट इज रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो नंबर एज इट इज रहेगा। मतलब आप यहां पर 4 पुट करते, 4 का स्क्वायर हो जाता 16, उसका रूट हो जाता 4। 4 इनपुट करते तो आउटपुट 4 ही आता, लेकिन -4 इनपुट करते तो भी आउटपुट क्या आता बेटा? 4 आता। देख रहे हैं क्या? तो ये फंक्शन है मॉड फंक्शन। तो कुछ बातें हम यहां सीख रहे हैं। रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये बोलना सही है क्या? ये बोलना सही नहीं है। रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स ऑलवेज। रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। एक्स नेगेटिव होगा तो एक्स स्क्वायर उसको पहले पॉजिटिव बना देगा और रूट भी पॉजिटिव वैल्यू देगा उसकी आउटपुट में। तो रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिखना सही है क्या? ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन 10th क्लास तक कैरी करते हैं बेटा आप स्टूडेंट्स। रूट एक्स स्क्वायर को आप बहुत बार केवल एक्स लिख देते हैं। क्या रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिखना सही है? रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिखना सही है क्या? नहीं। रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा आपको? मॉड। अच्छा, रूट 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट -4 स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा आपको? मॉड ऑफ -4। मॉड ऑफ -4 क्या होगा? प्लीज समझिए बेटा धीरे धीरे फंक्शंस की कहानी। फंक्शन हम और डिटेल में करेंगे कुछ टाइम के बाद, बट ये सिंपल फंक्शंस अभी से समझना स्टार्ट करेंगे। फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। वो एक नंबर इनपुट लेता है और एक नंबर आउटपुट देता है। सिंपल फंक्शन आपने डील किए हैं बेटा 8, 9, 10 क्लास में। लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन डील किए ना। वो एक इनपुट लेंगे एक नंबर और एक नंबर आउटपुट देंगे। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं अपने कोर्स। तो उनमें से एक फंक्शन का अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा, मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है? मॉड एक्स। क्लियर है सबको? तो आगे से अगर मैंने आपसे पूछा √25 कितना है, √25 का आंसर क्या आप +-5 देंगे? नहीं, √25 का आंसर केवल 5 देंगे। अगर मैंने बोला रूट ऑफ -25 तो आप बोलेंगे ये अलाउड नहीं है, एटलीस्ट रियल नंबर्स के लिए अलाउड नहीं है। उसकी अलग स्टडी करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में।
रूट ऑफ -25। बट मैंने बोला रूट ऑफ वाई स्क्वायर, रूट ऑफ वाई स्क्वायर, तब क्या बोलेंगे आप? वाई बोलेंगे क्या? रूट ऑफ वाई स्क्वायर को क्या बोलेंगे? मॉड वाई। ठीक है, समझ रहे हैं मॉड फंक्शन? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं बेटा, आने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपने कभी ना कभी सीखे होंगे डिविजिबिलिटी के रूल। ठीक है, नहीं सीखे? कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, इस बात को कैसे हम चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? हमें केवल वंस प्लेस का डिजिट चेक करना होता है ना। वंस प्लेस का डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो फिर वो नंबर पक्का 2 से डिविजिबल होगा, पूरा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, है ना। 3 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है बेटा? सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे क्या 121 3 से डिविजिबल है? जल्दी बताइए। 121 नहीं, 121 3 से डिविजिबल नहीं है। कैसे बोला हमने ये जल्दी से? 1 + 2 + 1 कितना हो गया? 4। बट 4 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 121 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 543 बोलिए बेटा, 3 से डिविजिबल है नहीं है? 543 दिमाग में करिए कैलकुलेशन। 543 3 से डिविजिबल है नहीं है कैसे किया ये हमने? 5 + 4 + 3 कितना हो गया? 12। 12 3 से डिविजिबल होता है, टिकी टेबल में आता है 12। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है बेटा? लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब डिजिट्स एट वंस प्लेस एंड डिजिट्स एट टेंस प्लेस मिला के जो नंबर बन रहा है 2 डिजिट नंबर, वो 4 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 546 क्या 4 से डिविजिबल है? 546 हाँ या ना? नहीं। 46 देखेंगे उसके लिए, 46 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं। दिमाग में करके देखिए अपने, 46 4 की टेबल में नहीं आता, 44 आता है, 48 आता है, तो 546 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ रहे हैं? और जैसे 724 4 से डिविजिबल है नहीं है ना। कैसे कैसे किया हमने बिना पेन उठाए? 24 देखा, लास्ट 2 डिजिट्स, 24 4 की टेबल में आता है, तो 24 4 से डिविजिबल है, तो 724 भी 4 से डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलिए बेटा। आखिरी डिजिट या तो 0 या तो 5 अगर हुआ तो ही पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, मतलब सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए एंड आखिरी डिजिट 0 2 4 इवन होना चाहिए आखिरी डिजिट, तब वो पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम याद नहीं रखते है, बट याद नहीं रखते हैं। पता है किसी को 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? लिखा नहीं है सामने, लिखा नहीं है ना, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम याद नहीं रखते, बट है। तो जानता है बेटा आप में से 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? सेवन का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलिए बेटा। किससे माइनस करते हैं? पूरे नंबर से, तो वो फिर 7 से डिविजिबल आया तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। घटिया सा डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो। जैसे हम देखें 63 7 से डिविजिबल है नहीं है, आखिरी डिजिट है उसका 9 और सॉरी 3 का डबल हुआ, 3 का डबल क्या हुआ? 6 नहीं, आखिरी डिजिट नहीं, आखिरी 2 डिजिट, आखिरी 2 डिजिट का डबल सब्ट्रैक्ट करूंगा नंबर से तो वो 7 से डिविजिबल होगा, तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इतना करते थे बढ़िया, डिवाइड ही कर देते हैं 7 से, देख लेते हैं रिमाइंडर बच रहा है नहीं बच रहा है। तो इसलिए 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम याद नहीं रखते हैं क्योंकि वो प्रोसेस लंबी है उसकी। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 3 डिजिट्स से जो नंबर बनेगा, मतलब 100th प्लेस, 10th प्लेस और
वन प्लेस से जो नंबर बनेगा। 9 का डिजिटल टेस्ट, सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है। 10 का तो बहुत इजी है, आखिरी में 0 होना चाहिए तो ही 10 से डिविजिबल होगा। 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 का याद रखना है बेटा, कभी कभी आता है सवालों में। 11 का डिजिटल टेस्ट क्या है, स्पेशल है। जीरो या मल्टीपल ऑफ 11 आता है बेटा 11 का डिजिटल टेस्ट। हाँ क्या है 11 का डिजिटल टेस्ट? ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम। अगर 0 या 11 का मल्टीपल हुआ then entire number will be divisible by 11. Sum of digits as even place minus sum of digits at odd place should be 0 or divisible by 11. क्या मतलब है इस बात का भाई? 11 का डिजिटल टेस्ट ध्यान से देखेंगे बेटा, बाकियों का तो याद रहता है यूजुअली, 11 का बहुत बार स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं होता है। कितनों को आता है पहले से 11 का डिजिटल टेस्ट? हाथ उठाइए। केवल 4 लोगों को पता है, तीन ही लोगों को पता है। सीखिए बेटा 11 का डिजिटल टेस्ट। 11 का डिजिटल टेस्ट है, कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 6 डिजिट नंबर है, कोई 6 डिजिट नंबर है, तो इसकी फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस के डिजिट का सम, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस और सिक्स प्लेस की डिजिट का सम को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो सब्ट्रैक्शन 0 या 11 या -11 या 22 और या -22 आ गया तो एंटायर नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे आप देख लीजिए नॉर्मल नंबर है 121, 121 होता है नहीं होता है 11 से डिविजिबल? होता है। 1 + 1 2 और 2 - 2 0, तो दिस इज डिविजिबल बाय 11। बिल्कुल है ना? बताइए 5 4 3 2 ये 11 से डिविजिबल है नहीं है? जरा जल्दी से बताइए। 5 5 4 3 2 11 से डिविजिबल है नहीं है? नहीं है। कैसे पता चला आपको? 5 + 3 8, 4 + 2 6, 8 - 6 2, इट इज नॉट 0 नॉर मल्टीपल ऑफ 11। वहीं अगर ये होता 5 8 6 9, अब बताइए 5 8 6 9 ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा नहीं होगा? बिना पेन उठाइए, बिना पेन उठाइए बताइए। नहीं होगा? नहीं है ना बीबी? 5 + 6 11, 8 + 9 17, 17 - 11 6। वहीं 5060 बताइए 5060 ये 11 से डिविजिबल है नहीं है? है ना? कैसे पता चला ये हमको जल्दी से? 5 + 6 11, 0 + 0 0, 11 - 0 11, सब्ट्रैक्शन 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, दिस इज डिविजिबल बाय 11। तो इंपॉर्टेंट है बेटा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, याद रखना है, कभी यूज होगा प्रॉब्लम में। 7 का याद नहीं रखेंगे, जरूरत पड़ी तो डिवाइड ही कर देंगे 7 से, देख लेंगे रिमाइंडर बचता है नहीं बचता। रिमाइंडर नहीं बचा तो मतलब डिविजिबल है, बच गया तो मतलब डिविजिबल नहीं है। तो कुछ और छोटी छोटी बातें बेटा इससे रिलेटेड प्लीज ध्यान से सुनेंगे। ये तो आपने सीखा होगा पहले से, मेजॉरिटी ये पहले से सीखा होगा, सीखा नहीं सीखा है? पहले सीखा है। बट इससे रिलेटेड, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ और बातें, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपने अभी तक नहीं सीखी होंगी वो जरा सीखिए। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा बेटा, 2 से डिविजिबल होगा अगर कोई भी नंबर, तो मैं उस नंबर को 2n लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? 2n, n कुछ भी है, n कोई भी नेचुरल नंबर है या इंटीजर ही है।
लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे? 2n। n अगर 3 है तो 2 3 जा 6, इट इज अ इवन नंबर। n अगर 4 है, 2 4 जा 8, इट इज अगेन इवन नंबर। वहीं अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बेटा? 2n प्लस या -1। +1 से भी कर सकता हूं, -1 से भी कर सकता हूं ना भाई। 2n इवन नंबर है, इवन में 1 ऐड करूंगा तो ऑड नंबर मिलेगा, -1 करूंगा तो भी ऑड नंबर ही मिलेगा। 8 + 1 9, 8 - 1 7। तो 2n + 1 या 2n - 1 will be representation of ऑड नंबर। अब ये तो ऑड और इवन हो गए, बट और वैरायटी ऑफ नंबर्स भी होते हैं जिनको हम स्पेशल नाम नहीं देते हैं। 2 से डिविजिबल होगा तो इवन बोलते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ऑड बोलते हैं। लेकिन अगर आप 3 को देखें बेटा, 3 को देखें, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा, परफेक्टली डिवाइड हो रहा होगा 3 से, तो उस नंबर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 3n कर सकता हूं ना? कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? जैसे 27 है, 27 3 से डिविजिबल है तो 3 × 9 है वो। या 24 है तो 3 × 8 है, तो 3 × सब इंटीजर होगा बेटा, तब वो नंबर पक्का 3 से डिविजिबल होगा। अब जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, इंटीजर्स, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 3n + 1 एंड 3n + 2। अलग अलग नंबर होंगे ये, बट 3n + 3 वापस से 3n हो जाएगा, 3n' बोल देते हैं, नहीं क्या? 3n + 1। एक वैरायटी ऑफ नंबर होंगे 3n + 1। वो ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर छोड़ेंगे। 3n वाले नंबर 3 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर छोड़ेंगे। 3n + 1 वाले नंबर 3 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर छोड़ेंगे। 3n + 2 वाले नंबर 3 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर छोड़ेंगे। क्या 3n + 3 अलग वैरायटी ऑफ नंबर होगा? नहीं, 3n + 3 से डिवाइड होने पे वापस से 0 रिमाइंडर छोड़ेंगे, तो 3n + 3 लिखने की जरूरत नहीं है, वो 3n टाइप के नंबर होंगे। समझ रहे हैं क्या? जैसे 3 6 9 12 ये 3n टाइप के नंबर्स हैं। 4 7 10 13 ये किस टाइप के नंबर हैं? +-1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3n +-1 लिख सकते हैं। तो जैसे 4 7 10 13 ये किस वैरायटी के नंबर है बेटा? ये किस वैरायटी के नंबर है? ये किस वैरायटी के नंबर है? 3n +1 टाइप के नंबर हैं ये। फिर 5 8 11 14 ये किस वैरायटी के नंबर है? 3n +2 टाइप के नंबर है। माइनस भी बोल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही 4 से डिविजिबिलिटी के नंबर्स मिलेंगे हमको, 4 से डिविजिबिलिटी के वैरायटी ऑफ नंबर्स मिलेंगे। जो नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सकते हैं उनको हम कैसे लिखेंगे? 4n। जो नंबर 1 रिमाइंडर छोड़ेंगे 4n + 1 -1, 4n + -1। अभी प्लस यूज कर रहा हूं केवल, नहीं 4n +-1 एक ही बात नहीं होगी ना? 4n +-1 एक ही बात नहीं होगी। 4n + 1 4n + 2 4n + 3
अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें तो 4n माइनस 1 इज नॉट सेम एज 4n प्लस 1. 4n माइनस 1 विल बी सेम एज 4n प्लस 3. सोचिए बेटा नंबर्स को. जैसे 4 का मल्टीपल सोचिए 16. 16 प्लस 1 हो गया 17. 17 किस टाइप का नंबर है? 4n प्लस 1. लेकिन 16 माइनस 1 15. 15 कैसा नंबर है? 4n प्लस 1 टाइप का नंबर है या 4n प्लस 3 टाइप का नंबर है? प्लस 3 टाइप का नंबर है ना. इसीलिए मैं यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा था बेटा. समझ रहे हैं? यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा. ठीक है. तो 4 से डिविजिबिलिटी मैं कितने वैरायटी में डिवाइड कर सकता हूं मैं अपने नंबर्स को? 4n, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2 एंड 4n प्लस 3. 0 रिमाइंडर छोड़ने वाले नंबर 4 से डिविजिबिलिटी में, 1 रिमाइंडर छोड़ने वाले, 2 रिमाइंडर छोड़ने वाले और 3. ऐसी 5n से डिविजिबिलिटी में 5n, 5n प्लस 1, 5n प्लस 2, 5n प्लस 3, 5n प्लस 4. समझ रहे हैं क्या? ये कुछ नया कंसेप्ट है, हम आगे इसको यूज करेंगे बेटा अपनी पढ़ाई में. ये शायद अभी तक आपने सीखा नहीं होगा डिविजिबिलिटी में, बट हम आगे जाके इसको यूज करेंगे. ये नोट कर लिया? नोट कर लिया. इसके साथ 2 से डिविजिबिलिटी के बेसिस पे हम नंबर्स को 2n या 2n प्लस 1 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. 3 से डिविजिबिलिटी के बेसिस पे हम नंबर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. क्या है वो 3 कैटेगरीज? 3n, 3n प्लस 1 एंड 3n प्लस 2. 4 से डिविजिबिलिटी के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. 4n, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2 एंड 4n प्लस 3 एंड सिमिलरली सो ऑन. ठीक है. वहां एक ही बात है, प्लस 1 करना है या माइनस 1 करना है, लेकिन 4 से बात बदल जाएगी ना, इसलिए वहां प्लस माइनस 1 लिखे एक ही बात है. समझ रहे हैं? मतलब 8 प्लस 1 आया 9, 8 माइनस 1 आया 7. 9 भी 2 से डिवाइड होने पे 1 ही रिमाइंडर छोड़ेगा, 7 भी 2 से डिवाइड होने पे 1 ही रिमाइंडर छोड़ेगा. ठीक है बेटा, पढ़ो आगे. ये क्लियर है बेटा? डिविजिबिलिटी 11 का क्लियर है? रूल याद रखना है. नेक्स्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो दो वर्ड्स हैं, मल्टीपल एंड फैक्टर्स. फैक्टर वर्ड पे पहले फोकस करते हैं. फैक्टर वर्ड पे फोकस करते हैं. तो फैक्टर ऑफ अ नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स से कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करके मैं गिवन नंबर ला सकता हूं. फैक्टर का मतलब समझते हैं पहले. व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर? व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर? बेटा ये सीखा होगा आपने, बिल्कुल सीखा नहीं सीखा? 8, 9 किसी क्लास में होगा ना फैक्टर्स और मल्टीपल्स, बट मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं और थोड़ा सा रिफाइन करेंगे उसको, उस नॉलेज को थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे. अभी तक आपने जिस वे में सीखा होगा वो थोड़ा सा क्रूड तरीका था, थोड़ा सा रफ तरीका था. अब हम थोड़ा सा उसे रिफाइन करेंगे. तो फैक्टर और मल्टीपल को जरा समझेंगे बेटा. तो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ number is a smaller number less than equal to that number such that if a natural number is multiplied with that number we get original number. एक तरीके से फैक्टर छोटा नंबर होगा, छोटा या बराबर होगा, और उसमें कुछ मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ओरिजिनल नंबर मिल जाना चाहिए. तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे शुरू करते हैं एक एग्जांपल से. तो अच्छा, एचसीएफ का दूसरा नाम
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी होता है, ये पता है ना सबको। HCF बोले या GCD बोले, वो दोनों एक ही बात है। दोनों वर्ड सुने इससे पहले। हम अपनी पढ़ाई में ज्यादातर बार HCF यूज करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट GCD लिखा हुआ आया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो दोनों एक ही बात है। तो जरा एक नंबर लेते हैं बेटा, 64 नहीं, 64 नहीं, 96 नंबर लेते हैं, ठीक है, नहीं, और अच्छा नंबर लेते हैं, 120 नंबर लेते हैं। 120 नंबर के कितने फैक्टर्स हैं या कितने डिवाइजर्स हैं? बता सकते हैं मुझे कितने डिवाइजर्स हैं 120 के? 1 1 तो होगा ही, 1 इज डिवाइजर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। और अगला डिवाइजर क्या पॉसिबल है? 2 डिवाइजर है नहीं 120 का। अगला 3, अगला 4, अगला 5, अगला 6, 7 है क्या इसका डिवाइजर? 8 नहीं है इसका डिवाइजर, क्या लगता है आपको? हाँ, 8 है नहीं है इसका डिवाइजर, 8 है नहीं है इसका डिवाइजर। है, करके देखिए 120 को 8 से डिवाइड। 8 1 दा 8, 4 0, 8 5 दा 15, 8 दा 8 भी डिवाइजर है। अगला 9 है क्या? 9 है क्या इसका डिवाइजर? नहीं, 9 इसका डिवाइजर नहीं है। डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लीजिए ना, 2 + 1 3, 9 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए था। तो अगला डिवाइजर बोलिए बेटा। 10 है, 10। अगला 11 है क्या? नहीं। अगला बोलिए 12। फिर अगला 13 है क्या? 14 है क्या? 15 है। अगला 16 है क्या? 17, 18, 19, 20 है। अगला 24 है क्या? 24 है क्या? है या नहीं है? डिवाइड करिए, 24 5 दा। अगला 30 है। फिर अगला 40 है क्या? फिर अगला 60, फिर अगला खुद 120। 60 से 120 के बीच में कोई होगा डिवाइजर क्या? ठीक है, ये करने में बहुत मेहनत लगी नहीं लगी? एक एक नंबर हमें सोचना पड़ा, और ये बहुत बार हमें करना पड़ता है। हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने पड़ते हैं बेटा गिवन नंबर के, आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इसके लिए जो इजियर प्रोसेस है, अब कोई बहुत बड़ा नंबर होगा, 2000 समथिंग बोल दिया मैंने, तो उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल पाएंगे क्या आप? बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए जो फास्टर प्रोसेस है, जो हमें हेल्प करेगी डिवाइजर्स का पता करने में गिवन नंबर के, उस प्रोसेस का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। सुना है ये वर्ड इससे पहले आपने? तो ये प्रोसेस, ये मैथमेटिकल प्रोसेस से हम ये सारे फैक्टर्स एक एक चेक करने की जगह ज्यादा सिस्टमैटिकली निकाल सकते हैं और ज्यादा जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखें। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब केवल प्राइम नंबर से डिवीजन देखिए, और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से डिवीजन देखना शुरू करेंगे। क्या नहीं किया इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा
60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अभी भी 2 से डिविजिबल हो रहा है तो आएगा 30, फिर 2 से डिविजिबल हो रहा है 15, अब 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो अगला प्राइम नंबर 3 से डिविजिबल है क्या 15? हाँ, 5 + 1 6, तो बचा 5, क्या 5 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो अगला 5, तो 1 आ गया। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120? 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 1 को 1 की कोई जरूरत नहीं, 1 को लिख भी सकते हैं, शुरुआत में लिख सकते हैं 1 × 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 बेटा? 2 to the power 3 × 3 to the power 1 × 5 to the power 1। अब एक बार आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया ना बेटा, अब आप ये सारे नंबर पता कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, यहां आपको पिक करना है 2 में से कितने 2s हैं आपके पास। आपके पास टोटल 3 2s हैं, कितने 3s हैं? 1 3s हैं, कितने 5s हैं? 1 5 है। आपको अगर फैक्टर या डिवाइजर बताना है तो आपको 2s पिक करने हैं, 3s पिक करने हैं, 5s पिक करने हैं, उसी से डिवाइजर बनेंगे बेटा। तो एक 2 पिक कर लूं, दो सॉरी 0 3s एंड 0 5, तो आपके पास डिवाइजर कौन सा आ जाएगा? 3 डिवाइजर के लिए 0 2s 1 3 एंड 1 5, सॉरी 0 5, तो 3, 0 2s 0 3s एंड 1 5, तो 5, 4 आ सकता है, नहीं आ सकता है? यहां से 2 2s पिक कर लूं तो 4 आ जाएगा, तो 4 भी इसका डिवाइजर है। 6 आ सकता है, नहीं आ सकता है? 1 2 एंड 1 2s एंड 1 3s। 7 आ सकता है क्या? नहीं। 8 आ सकता है? हाँ, 3 2s। देख रहे हैं क्या? ये ज्यादा आसान होगा ना कंपैरेटिवली, समझ रहे हैं क्या? तो ये प्रोसीजर हम सीखेंगे पीएनसी में, जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर आएगा तब डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। बट अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए बेटा किसी भी नंबर का, उसके बेसिस पे हम डिवाइजर्स पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए मुझे एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाइए। रैंडमली कोई नंबर दे रहा हूं मैं, 3420 3420। चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए बेटा मुझे, 3420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए। 3420 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए बेटा। हाँ, कर सकते हैं क्या? मुझे क्या सुनना है? 2 की पावर इतना इंटू 3 की पावर इतना इंटू 5 की पावर इतना इंटू 7 की पावर इतना, वो सुनना है मुझे। ठीक है, सेवन टू दी पावर 17 टू दी पावर 1। 17 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल। 17 से डिविजिबल नहीं है, 17 से कैसे आ गया डिविजिबली? नहीं आता बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करना, करिए ना, प्रोसीजर फॉलो करिए प्राइम फैक्टराइजेशन का। छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से शुरुआत करिए बेटा, बढ़िया आगे करिए अपने हाथों से प्राइम फैक्टराइजेशन। पहली बार कर रहे हैं क्या ये? करा है ना ये प्रोसीजर? कौन सी क्लास में सीखा था सबसे पहले?
बेटा अभी रिवीजन ही चल रहा है ना एक तरीके से, अभी कोई बहुत नई चीज नहीं सिखाई मैंने आपको, रिवीजन ही चल रहा है 8, 9, 10 क्लास का। 8th क्लास में सीखा होगा ना कभी, सीखा नहीं सीखा? तो 2 से शुरुआत करूंगा, तो 2 1 जा 2, 7 जा 1 जा 0 जा, अभी भी 2 से डिविजिबिलिटी बची है, तो 2 से डिवाइड करूंगा फिर से, 8 5 5, ठीक है। 5 से दिख रहा है डिविजिबल, बट पहले देखेंगे 3 से है नहीं है, 3 से भी है डिविजिबल अभी भी, है ना। 5 + 5 10 + 8 18, 18 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इसलिए 3 से भी डिविजिबल है ये नंबर। तो 2 जा 8 जा 5 जा, क्या अभी भी 3 से डिविजिबिलिटी बची है? बची है अभी भी, तो 3 से डिविजिबिलिटी करेंगे तो 9 जा और 5 जा, बची है क्या अभी 3 से डिविजिबिलिटी? नहीं, अब नहीं बची है 3 से डिविजिबिलिटी। 5, ठीक है, तो 1 जा एंड 19 जा ना, और 19 खुद एक प्राइम नंबर है। प्लीज मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है इसका, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो 2 टू द पावर कितना, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 19 की पावर 1। बेटा पीएनसी में मैं पूरा याद दिलाऊंगा ये, फिर से जब पीएनसी पढ़ाऊंगा तब पूरा याद दिलाऊंगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन वापस से, बट बार बार ये प्रोसीजर करना नहीं सिखाऊंगा ना, पहले से सिखाया हुआ है। पीएनसी में जब पढ़ाऊंगा तब सीधे बोलूंगा इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बताइए, फिर उसके बाद आगे जो करना होगा वो सीखेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो व्हाट इज एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो अलग अलग नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ा, उसको एचसीएफ बोला जाता है। दो अलग अलग नंबर्स में जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा। वहीं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल बड़े नंबर होते हैं गिवन नंबर से, जब उनसे कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मल्टीपल मिलते हैं बेटा। तो दो नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि उनसे बड़ा, उन दोनों नंबर से बड़ा नंबर कौन सा है जो उन नंबर्स की टेबल्स में आएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर का होता है कि उन नंबर से छोटा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में वो दोनों नंबर आएंगे। समझते हैं इस बात को? जैसे मुझे बताइए एग्जाम्पल की तरह कि 64 एक नंबर है और 40, 64 और 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? 64 एंड 40 का 8 है क्या, या 8 से बड़ा भी कोई फैक्टर है? भाई उसके कॉमन फैक्टर्स और भी हैं, 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है, 64 और 40 की बात कर रहा हूं मैं। 4 भी उन दोनों का कॉमन फैक्टर है नहीं है? 5 नहीं है, 8 भी उनका कॉमन फैक्टर है। क्या और कोई फैक्टर कॉमन फैक्टर है इनका? नहीं। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा बेटा? 8, उसको बोलते हैं हम HC, ठीक है। वहीं अगर मैं बोलूं 8 और 12 दो नंबर हैं ये, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 8 और 12 का? 4। वहीं 8 और 12 का एलसीएम क्या है? 8 और 12 का एलसीएम बोलिए बेटा, 8 और 12 का एलसीएम जल्दी, यही काम आती है ना टेबल्स, टेबल्स याद करने को क्यों बोल रहा हूं। 8 और 12 का एलसीएम 24, 24 8 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है, आता है। अच्छा 13 एंड 10 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का किसी भी दूसरे नंबर से लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। और कोई आ सकता है क्या? 13 और 10
तो 13 प्राइम नंबर है, तो क्या होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका? 130। ये बातें लिखाने की हैं क्या? लिखाऊं क्या ये बातें? बस रिवाइज करवा रहा हूं बेटा, ठीक है। अगला, सर्ड्स एंड इंडिसेस। सर्ड्स और इंडिसेस, इंडिसेस मतलब जो पावर रेज करते हैं हम नंबर्स की या वेरिएबल की, तो वो हैंडल करना आना चाहिए एक्सपोनेंट्स को। तो रेडिकल्स, रेडिकल एक्सप्रेशन और सिंपली रेडिकल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप रूट, nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x। इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x। जैसे अगर मैंने लिखा ये, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? फोर्थ रूट ऑफ 9, फोर्थ रूट ऑफ 9, ठीक है। इसको पावर में, 9 की पावर में जब एक्सप्रेस करना होगा तो nth रूट ऑफ x को हम, nth रूट ऑफ x को x की पावर की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा? टू दी पावर 1/n। मतलब रूट ऑफ x होता तो x टू दी पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ x होता तो मतलब x टू दी पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ x होता तो x टू दी पावर 1/4, 10th रूट ऑफ x का मतलब x टू दी पावर 1/10। रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर में कन्वर्ट, इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है। रेडिकल साइन से फ्रैक्शनल पावर में करना आएगा, रेडिकल साइन से फ्रैक्शनल पावर में अभी प्रैक्टिस करेंगे उसकी। बाकी एक वर्ड होता है सर्ड। व्हाट इज सर्ड? सर्ड इज a irrational number formed by combination of rational and irrational number। जैसे √3 एक सर्ड है, √3 इरेशनल नंबर भी है। एवरी सर्ड इज इरेशनल नंबर। जब एक √3 को आप 4 के साथ ऐड करते हैं, 4 प्लस √3, 4 एक रैशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। रैशनल पर इरेशनल विल गिव अ, रैशनल प्लस इरेशनल विल गिव अ इरेशनल नंबर। तो 4 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है और 4 प्लस √3 एक सर्ड भी है। 4 प्लस √3 इज ऑल्सो अ सर्ड। तो इसको पढ़िए बेटा, इसको पढ़िए, थर्ड रूट ऑफ 5 या क्यूब रूट ऑफ 5 भी बोलते हैं बहुत बार उसको। ये एक सर्ड है, नहीं है एंड क्यूब रूट ऑफ 5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड होना जरूरी नहीं है। जैसे पाई, पाई इज नॉट अ सर्ड, पाई इज अ इरेशनल नंबर, अपने आप में वो एक इरेशनल नंबर है। ई का नाम बोलिए, कल सिखाया था। हाँ, दो नाम है ई के, नेपियर्स कांस्टेंट या यूलर्स नंबर। अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है ई की? 2.71। अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है ई की? लॉगरिथम में डिटेल में सीखेंगे हम ई को, बट नाम अभी से पता होना चाहिए आपको। ई एक इरेशनल नंबर है, बट क्या वो सर्ड है? नहीं। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एवरी सर्ड इज इरेशनल नंबर। सही है गलत है? एवरी सर्ड इज इरेशनल नंबर, सही है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ सर्ड, गलत है। मतलब इरेशनल नंबर बड़ा सेट है और सर्ड उसका सबसेट है, उस सेट के अंदर का सेट है, उसे सबसेट बोला जाता है सेट की लैंग्वेज में। लेकिन सर्ड होने के लिए रेडिकल साइन के अंदर खुद इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन के अंदर रैशनल नंबर ही होना चाहिए। अगर रेडिकल साइन के अंदर एक रैशनल नंबर हो गया फिर उसे मैं सर्ड नहीं बोल सकता। मतलब रूट पाई, रूट पाई क्या एक सर्ड है? रूट पाई क्या एक सर्ड है? नहीं, रूट पाई इज नॉट अ सर्ड। समझ रहे हैं? क्योंकि पाई खुद क्या था? नंबर एक। पाई खुद क्या था? नंबर एक, इररेशनल नंबर। वैसे ही क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस √2, क्या ये एक सर्ड है?
क्या ये एक सर्ड है? नहीं, क्योंकि 3+√2 खुद एक क्या है? इरेशनल नंबर। रेडिकल साइन के अंदर इरेशनल नंबर होगा तो हम उसे सर्ड नहीं बोलेंगे। रेडिकल साइन के अंदर कैसा नंबर होना चाहिए सर्ड बुलाने के लिए? रैशनल। फिर उसके साथ अलग से कुछ रैशनल नंबर ऐड हो जाए तब भी वो सर्ड ही रहेगा। क्लियर है बेटा? रेडिकल टू फ्रैक्शनल पावर कन्वर्ट करना आएगा, फ्रैक्शनल पावर टू रेडिकल, रेडिकल टू फ्रैक्शनल पावर। ऑर्डर ऑफ सर्ड, तो 10 ऑर्डर ऑफ √2, क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 5 और 2, 3 एंड 4, वो ठीक है। बाकी कंपैरिजन, कौन सा सर्ड बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, कौन सा मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड मतलब कोई रैशनल नंबर ऐड नहीं हो रहा उसके साथ। अब जैसे फोर्थ रूट ऑफ 2 है और फोर्थ रूट ऑफ 7 है, अगर सर्ड का ऑर्डर सेम है, सर्ड का ऑर्डर सेम है तो यहां पर इसका भी फोर्थ रूट है, इसका भी फोर्थ रूट है, तो अंदर जो नंबर बड़ा होगा तो पूरा सर्ड भी वही बड़ा होगा। मतलब फोर्थ रूट ऑफ 2 और फोर्थ रूट ऑफ 7 में से कौन बड़ा है बेटा? फोर्थ रूट ऑफ 7 बड़ा है। वहीं थर्ड रूट ऑफ 3 एंड थर्ड रूट ऑफ 5, मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 5 में से कौन सा बड़ा है? क्यूब रूट ऑफ 5 बड़ा है। तो अंदर का नंबर जितना बड़ा होगा टोटल नंबर सर्ड के साथ भी, वो रेडिकल साइन के साथ भी वो बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर दो मोनोमियल सर्ड्स को कंपेयर करना है तो हमें उनकी पावर सेम लानी चाहिए, तभी मैं कंपेयर कर सकता हूं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब जैसे इन दोनों को देखिए, फोर्थ रूट ऑफ 6 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3, इसमें दिक्कत यह है कि 6 बड़ा नंबर है लेकिन ऑर्डर यहां टू दी पावर 1/4 है, यहां पर 5 छोटा नंबर है लेकिन टू दी पावर में 1/3 है, पावर में बड़ा नंबर है ना। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है? इन दोनों में से 6 की पावर 1/4 एंड 5 की पावर 1/3, समझे बेटा? इन दोनों नंबर में कंपैरिजन करना है। क्या डायरेक्टली नजर आ रहा है? अभी नहीं, डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बेस भी अलग है पावर भी अलग है ना। हाँ, बेस छोटा हो गया लेकिन पावर बड़ी हो गई। भाई 1/3 बड़ा होता है 1/4 से, बेस छोटा हो गया बट पावर बड़ी हो गई। तो यहां पर हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे केवल आंखों से देख के, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे दोनों की पावर को सेम बनाने की। कैसे बना सकते हैं दोनों की पावर सेम? दोनों तरफ बराबर पावर से रेस करूंगा, बराबर पावर से रेस करूंगा दोनों तरफ, सच दैट दोनों की पावर सिमिलर आ पाए। तो किससे रेस करना चाहिए मुझे? हाँ, ट्वेल्व में ना, 12, हाँ, दोनों को रेस करूंगा 12 से, दोनों को 12 से रेस करूंगा अगर, तो ये क्या बन गया? पहला वाला बन गया 6 raised to the power 3 और ये वाला बन गया 5 raised to the power, ठीक है, 6 raised to the power 3, 5 raised to the power 4। अब क्या मैं कंपैरिजन कर सकता हूं इन दोनों में? ये क्या हो गया, नंबर घट गया बट पावर बढ़ गई। ठीक है, बट कंपैरिजन अब मैं इन दोनों में करना, इनकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल था बट इनकी वैल्यू अब आसानी से निकाली जा सकती है ना, इनकी वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। 6 की पावर 3 कितना होता है? 6 की पावर 3 216 और 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 इज 625। कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से? 625। तो फिर ओरिजिनल थर्ड में से कौन सा बड़ा होगा बेटा? 6 की पावर 1/4 या 5 की पावर 1/3? 5 की पावर 1/3 बड़ा होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है ना बिना कैलकुलेटर के। वैल्यू निकाले बिना भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उनको इंटीग्रल पावर में लाके कंपैरिजन कर सकते हैं।
चलिए शुरू करेंगे, कुछ सवालों से क्लास खत्म करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। पहला सवाल है आज का, x दिया है 3 माइनस 2√2, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। x दिया है 3 माइनस 2√2, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, तो क्या करूं, एक्स स्क्वायर फाइंड करूं पहले, एक्स स्क्वायर फाइंड करूं क्या पहले, नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जब भी आपको दिखे तो आपके दिमाग में एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आनी चाहिए। क्या लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को, ये आती नहीं आती है, एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर डिराइव करने की जरूरत है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², मतलब एक नंबर का स्क्वायर प्लस उस नंबर के रेसिप्रोकल का स्क्वायर। तो बेटा बहुत बार आएगा, ये बहुत बार आएगा आगे भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो बार बार जब ये आएगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले हिट करना चाहिए, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिसिंग है 2ab, 2ab हो जाएगा 2, क्योंकि a इंटू बी 1 है, तो प्लस 2ab, तो माइनस कर देता हूं 2ab, तो नंबर सेम ही रहेगा। ये तीनों मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। क्या बन जाएगा बेटा ये तीनों मिलके, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। ये मैनिपुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पहली मैथमेटिकल मैनिपुलेशन दिखा रहा हूं मैं आपको, आगे भी सीखते रहेंगे हम, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, कहीं भी आ जाती है, किसी भी चैप्टर के साथ आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, या फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2। ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, ये -2 को अगर मैं इसके साथ क्लब करता तब मैं क्या लिख सकता हूं इसको बेटा, तब मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2। दोनों मैनिपुलेशन आनी चाहिए बेटा, दोनों आनी चाहिए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो करना शुरू करें। तो स्क्वायरिंग करने की जगह मैं x प्लस 1/x फाइंड करता हूं, उसके लिए पहले 1/x देखता हूं, 1/x है 1/3 माइनस 2√2, यह बेटा 1/x। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सर्ड्स को हैंडल करने की, जब डिनोमिनेटर में सर्ड आ जाता है, नाम क्या उस प्रोसेस का, रैशनलाइजेशन। आपकी शक्लें देख के लग रहा है पहली बार सुन रहे हैं, ये पहली बार सुन रहे हैं क्या ये, रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को गायब करने के लिए, डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को गायब करने के लिए जो प्रोसेस है वो है रैशनलाइजेशन। जानते हैं बेटा, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं इसको, 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं जानते हैं, 3 प्लस 2√2 क्या है, 3 माइनस 2√2 का कॉन्जुगेट सर्ड। क्या बोलते हैं इसे, कॉन्जुगेट सर्ड। जब इरेशनल पार्ट का साइन अपोजिट हो जाए, रैशनल पार्ट एज इट इज रहे, तब क्या बोलते हैं उसे बेटा, नाम क्या है इसका, कॉन्जुगेट सर्ड। दिस इज कॉन्जुगेट सर्ड, कॉन्जुगेट सर्ड, कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ दिस डिनोमिनेटर वाला सर्ड। तो डिनोमिनेटर में जब सर्ड हो तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसके कॉन्जुगेट सर्ड से। क्या फायदा हो जाता है इससे, डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर, इरेशनल टर्म गायब हो जाती है, केवल रैशनल बचता है डिनोमिनेटर में। बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला a माइनस बी इंटू
ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। आता है नहीं आता? डिराइव नहीं करने वाला बेटा इस फॉर्मूले को। तो 1/x हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो गया 3 प्लस 2√2, डिनोमिनेटर में आएगा 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर। व्हाट इज 2√2 का स्क्वायर बेटा? 1 पर 8, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 3 प्लस 2√2, तो बहुत अच्छा नंबर आ गया कंपैरेटिवली। डिनोमिनेटर से सर्ट गायब कर दिया, तो व्हाट विल बी x प्लस 1/x बेटा? x प्लस 1/x क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2, माइनस 2√2 से प्लस 2√2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा? x प्लस 1/x क्या आ गया? 6। x प्लस 1/x क्या आ गया? 6 ना। एक बार x प्लस 1/x पता चला तो मैं पुट कर सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर? क्या आ गया बेटा आंसर? 6 6 जा 32 माइनस 2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 34। क्या x का स्क्वायर करने से फिर 1/x स्क्वायर करने से आंसर सेम आता? बिल्कुल आता, पर उसमें टाइम ज्यादा लगता। लगता नहीं लगता? x का स्क्वायर आप करने बैठते तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 2 टाइम्स 3 इंटू 2√2 करते ना। क्या होता है x का स्क्वायर? 17 माइनस 12√2। दिख रहा है क्या? x स्क्वायर क्या होता? फॉर्मूले ही दिमाग में नहीं बैठा है अभी तक। बेसिक फॉर्मूला है ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर क्या आता बेटा? 9 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2√2। पूरा नंबर बोलिए, पूरा सर्ट बोलिए। एक्स स्क्वायर क्या था? एक्स स्क्वायर 17, 17 आ रहा है ना। 17 माइनस 12√2 प्लस 1/17 प्लस 17 माइनस 12√2 प्लस 1/17 माइनस 12√2 करते आ जाता उससे भी आंसर रैशनलाइज वगैरह करके, बट ये प्रोसेस ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली। तो क्या सीखा इस सवाल से? दो बातें सीखी हमने। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 1/, नंबर का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। दूसरी बात हमने सीखी, डिनोमिनेटर में जब सर्ड हो तो क्या कैसे हैंडल करते हैं उसको? रैशनलाइज करें। दोनों बातें क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए जल्दी से रेडिकल साइन को हैंडल करिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। रेडिकल साइन को फ्रैक्शनल पावर्स में हैंडल करिए। ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 64 रेज टू दी पावर -1/2, ऐसे करके लिखा हुआ है। देखें क्या सिंप्लीफाई होता है। ये हैंडल करिए एक्सपोनेंट्स को। तो सबसे पहले 64 का क्यूब रूट, 64 खुद एक बड़ा बढ़िया नंबर है। 64 क्यों बड़ा है? बढ़िया नंबर है। 2 की पावर्स में आने वाले नंबर बढ़िया होते हैं। 2 की पावर्स में क्या क्या नंबर आते हैं? 2 4 8 16 32 64 128 256 512 10 24। एटलीस्ट यहां तक याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 2 की पावर 64 भी 2 की पावर में आता है। क्या लिख सकता हूँ 64 की जगह बेटा? कितनी कितनी पावर 2 की? 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64। 2 की पावर कितनी? 6 ना बेटा, दिए उंगलियों में काउंट। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 रेज टू दी पावर। ये रेडिकल साइन को फ्रैक्शनल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो कितना हो गया? 1/3 होल रेज टू दी पावर -1/। अब पावर की जब पावर रेज होती है और उसकी पावर रेज होती है तो ये पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। कल बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ए एक्स टू दी पावर ए रेज टू दी होल रेज टू दी पावर बी कैन बी एक्स रेज टू दी पावर ए इंटू बी। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 रेज टू दी पावर कितना हो गया? 2 रेज टू दी पावर कितना हो गया? 6 इंटू 1/3 -1/2। बेटा हम पावर
को हैंडल करना सीख रहे हैं, एक्सपोनेंट्स को हैंडल करना सीख रहे हैं, रेडिकल साइन को फ्रैक्शनल पावर में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो ये क्या आ गया बेटा, 2 की पावर -1, क्या हो गया, -1 बाई, सॉरी माइनस नहीं, माइनस साइन है ना, 2 की पावर -1 इज सिंपली 1/2। सिमिलरली इसको हैंडल करिए बेटा, जल्दी से हैंडल करिए, आसान है अगला वाला। 121 अच्छा नंबर है क्या, क्या अच्छी बात है 121 में, 11 का स्क्वायर है। 169 अच्छा नंबर है क्या, क्या अच्छी बात है 169 में, 13 का स्क्वायर। ये पहचानना बड़ा जरूरी है बेटा, इसीलिए बोल रहा हूं 20 तक की टेबल्स एंड 25 तक के स्क्वायर्स बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि उल्टा भी करना है ना हमको। 13 स्क्वायर फाइंड नहीं करना होगा हमको, 169 को 13 स्क्वायर लिखना होगा। 225 कहीं दिखा तो 225 दिखते ही क्या आना चाहिए दिमाग में, अभी नहीं दिख रहा लेकिन दिखा तो क्या आना चाहिए, 15 का स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो ये हो गया 11/13 का स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2। तो जब ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेगेटिव साइन को गायब करने के लिए मैं रेसिप्रोकल ले सकता हूं, ये समझ रहे हैं। नेगेटिव साइन को गायब करने के लिए, पावर में नेगेटिव साइन को गायब करने के लिए अंदर वाले बेस का रेसिप्रोकल लिया जा सकता है। तो ये हो गया 13/11 रेज टू दी पावर, जल्दी बता दीजिए 13 की पावर 3 कितना होता है, 11 की पावर 3 कितना होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। 2197 डिवाइडेड बाई 1331, क्या रह गया, निकालिए। बेटा अभी भी मैंने 11th क्लास का कोर्स शुरू नहीं किया है, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, ये 10th क्लास की चीजें सीख रहे हैं ना, 9th-10th क्लास की चीजें सीख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं उसी को। अभी अभी 11th क्लास का शुरू भी नहीं हुआ है कोर्स, अभी वही चीज रिवाइज हो रही है अभी भी, जो भी आपने 8, 9, 10 में सीखा है। a to the power x is equal to b, b to the power y is equal to c, c to the power z is equal to a. Prove that x, y, z is equal to 1 where a, b, c are distinct number. तो हमें क्या लिख के दिया है, हमको लिख के दिया है a to the power x is equal to b, b to the power y is equal to c and c to the power z is equal to a. ठीक है, और मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है एक तरीके से, ठीक है। प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड पक्का 1 होगा, एबीसी अगर 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर हैं, डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब समझते हैं ना, अलग अलग नंबर थे एबीसी। बोलिए बेटा कोई टेक्निक प्रूव करने के लिए, क्या करूं, कुछ छेड़खानी तो करनी पड़ेगी, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे तो प्रूव नहीं होगा। क्या मैनिपुलेशन करना चाहिए बेटा मुझे बताइए, क्या मैनिपुलेशन करना चाहिए, नहीं आ रहा दिमाग में, कुछ पावर वगैरह रेस करवानी चाहिए मुझे इक्वेशंस की, क्या छेड़खानी कर सकता हूं मैं इक्वेशंस के साथ, यहाँ इक्वेशंस की पावर रेस करवा सकता हूं कुछ, बोलिए। c to the power z is equal to a, दिमाग चलाइए, क्या छेड़खानी करनी चाहिए, क्या मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी चाहिए, यही होता है बेटा मैथमेटिकल दिमाग। मतलब ये ए को यहां डाल दूं, सी जेड नहीं है, सी की पावर जेड है, हाँ हाँ, तो ए की जगह सी की पावर जेड डाल देंगे, तो उससे ये इक्वेशन हो जाएगी सी की पावर जेड रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू बी। आगे बोलिए बेटा,
हाँ, अब बी में पुट कर दें, अब बी की जगह ये लिख देंगे, तो भाई बी क्या है, सी की पावर जेड एक्स, तो यहां बी की जगह लिख देता हूं सी की पावर जेड एक्स रेज टू द पावर वाई इज ऑल्सो इक्वल टू सी। क्या आ गई बेटा ये इक्वेशन, सी रेज टू द पावर एक्स वाई जेड सी रेज टू द पावर 1। भाई दो एक्सपोनेंट्स का बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी वो इक्वल हो सकते हैं। तो क्या प्रूव हो गया है यहां से कि एक्स वाई जेड किसके बराबर है। बेटा करिए तो सही छेड़खानी, इधर से उधर पुट तो करिए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। केवल देख के नहीं होगा ना शक्ल, मैथ्स में क्या करना पड़ता है हमको, भाई एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में पुट करना, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कुछ पावर रेज करना, ये काम करने पड़ते हैं, तभी जाके चीजें हो पाती हैं। केवल शक्ल देख के नहीं होगा ना यहाँ पे। क्लियर बेटा। चलिए होमवर्क है, करके लाएंगे, कल की क्लास में बताएंगे मुझे आंसर इसका, अपने हाथों से करेंगे। सबसे पहला हिंट है, क्या एक्स को एज इट इज उठा के रख देंगे यहाँ, नहीं, सबसे पहला एक्स को क्या करेंगे, रैशनलाइज। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट सर्ट से, उससे डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद पुट करना शुरू करेंगे। कुछ फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के, बेसिक अलजेब्रा के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब आते हैं ना, ये उनका यूज करेंगे। बोलिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। याद नहीं है बेटा तो नोट्स में लिखा होगा, एक कुछ पेज आगे लिखे हैं ये फॉर्मूले, ये बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले लिखे होंगे ना नोट्स में, ठीक है। इसमें से एटलीस्ट ये जी तक तो याद होना चाहिए आपको, जी तक 10th क्लास तक सीखा होगा बेटा आपने, सीखा नहीं सीखा, जी तक 10th क्लास तक सीखा नहीं सीखा, तो जी तक याद होना चाहिए बेटा आपको। हाँ, ये वाले आपने शायद अभी नहीं देखे होंगे, HIJ वाले, वो हम सीखेंगे, वो हम सीखेंगे जब टाइम आएगा। लेकिन आज का होमवर्क क्या है, ये फॉर्मूले रट्टा मार के आने हैं, ठीक है। प्रूफ में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हम इन फॉर्मूलों के, हम इंटरेस्टेड हैं इनको रट्टा मारने में, क्योंकि जब इनका यूज करेंगे तो दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहाँ माइनस साइन है कहाँ नहीं है। तो आज घर जाके सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है ये पहली बार देख रहे हैं फॉर्मूले, बट रफ कॉपी में जाके पूरे फॉर्मूले ए प्लस बी होल स्क्वायर से लेकर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तक के, बीच में ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूले लाइन बाय लाइन लिखिए बिना देखे, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। 3-4 बार लिखेंगे, 4-5 बार लिखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे फॉर्मूले। और फिर इन इन अलजेब्रा के फॉर्मूलों को हम कल की क्लास में भी यूज करेंगे और ये करके भी लाएंगे, करके लाएंगे बेटा। फिर जो बाकी 3 फॉर्मूले हैं वो भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।